आज हम लोग फिजिक्स भौतिक विज्ञान में अपवर्तनांक की जानकारी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इस टॉपिक में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है, विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इस अपवर्तनांक का क्या इंपोर्टेंस है। जैसा कि आप देख और जान और समझ सकते हैं, समझ सकते हैं यह है अभिलंब है, यहां भी अभिलंब है। प्रकाश की एक किरण ए प्रकाश की किरण ए इस दिशा में चलने का प्रयास करती है और माध्यम के घनत्व में अंतर रहने पर, जैसे यह पहला माध्यम वायु का है, यह माध्यम जल का है और यह माध्यम भी वायु का है। तो यहां पर यह वायु विरल माध्यम है और यहां पर भी यह वायु विरल माध्यम है और जल जो यहां पर है यह है सघन माध्यम। प्रकाश की किरण यहां से B बिंदु पर, B से C और C से D होते हुए बाहर निकल जाती है। तो जब प्रकाश की किरण की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और यह विचलन माध्यम के अपवर्तनांक के अनुसार होता है। अब हम लोग अपवर्तनांक की परिभाषा दें कि वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहा जाता है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो अपवर्तनांक
को म्यू या एन से सूचित किया जाता है, अर्थात अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल को हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को हम संक्षेप में यहाँ लिखते हैं कि यह जो अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक, यह जो अपवर्तनांक है म्यू V0 निर्वात में प्रकाश की चाल और Vm माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात। फिर हम लोग जानते हैं कि माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे किसी माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ता है, किसी माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट उसी रेशियो में, उसी अनुपात में घटता जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो अपवर्तनांक है, अगर दो माध्यम के अपवर्तनांक की तुलना करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह जो अपवर्तनांक है यह इसके बराबर होगा, या म्यू बराबर यह म्यू अगर प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो μ2 बटे μ1 को हम अपवर्तनांक कहते हैं। यहां पर प्रकाश की किरण A B बिंदु पर जाती है, B से C और C से D होती हुई बाहर निकल जाती है। इस तरह से यहां पर कोण साइन I और यहां पर कोण साइन R का निर्माण होता है। यहां पर कोण साइन I और यहां पर कोण साइन R का निर्माण होता है। यह हमारा अभिलंब है M तथा N, P तथा Q अभिलंब है। प्रकाश की किरण माध्यम 1 से, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तनांक पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक μ2 बटे μ1 होता है, अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वह अपवर्तनांक है। अगर प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में गमन करती है तो माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटे दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। या ये हम कह सकते हैं दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश की किरण जाते समय दूसरे माध्यम के यह वेग और पहले माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है।
अब हम लोग यहां पर एक प्रश्न पर ध्यान दें कि प्रश्न पर ध्यान दें। वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक अपवर्तनांक 9/6 है। यदि प्रकाश की किरण की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक क्या होगा। प्रश्न है कि वायु का अपवर्तनांक 4/3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 9/6 है। यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपवर्तनांक क्या होगा। प्रश्नानुसार वायु का अपवर्तनांक 4/3 है। यह माध्यम कांच का है और इसका अपवर्तनांक म्यू क्लास बराबर 9/6 और यह माध्यम वायु का है और वायु का अपवर्तनांक 4/3। अब प्रकाश की किरण
तरह से गमन कर रही है, यहां पर अभिलंब है, यहां पर अभिलंब है, यहां पर पॉइंट है, यहां पर P और Q, R और S प्रकाश की किरण A, यहां पर B, यह C, यह D। यह कोण साइन I आपतन कोण, यह साइन R अपवर्तन कोण, साइन I आपतन कोण और साइन R अपवर्तन कोण। तो यहां पर हमको ज्ञात करना है कि म्यू एयर टू ग्लास। तो चूंकि हम जानते हैं म्यू एयर टू ग्लास बराबर म्यू ग्लास टू एयर, तो कांच का अपवर्तनांक 9/6, वायु का अपवर्तनांक 4/3। तो इसको जब हम सरल करते हैं तो 1.125 इस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात होता है। अब हम बात करते हैं इसी अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, और दूसरा सापेक्ष है, कंपैरेटिव है या रिलेटिव है। तो जब हम ऐसा अपवर्तनांक जिसमें निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है, और इसमें जिस माध्यम की बात करते हैं केवल एक माध्यम की चर्चा होती है। सापेक्ष अपवर्तनांक में दो माध्यम की चर्चा साथ में होती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम तथा पहले माध्यम के प्रकाश के वेग का जो अनुपात है या अपवर्तनांक का जो अनुपात है उसको सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस सूत्र की सहायता से हम सापेक्ष अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ हम भिन्न भिन्न माध्यम में इसके अपवर्तनांक को ज्ञात करते हैं। अगर प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में जा रही है तो म्यू ग्लास इक्वल टू 1/म्यू एयर, मतलब ग्लास के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती वायु का अपवर्तनांक होता है। अगर दो माध्यम है तो इस तरह से हम अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से हम इस अपवर्तनांक ग्लास से यह अपवर्तनांक का मान 1 होता है।
इसी तरह से इसके अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं। माध्यम की सहायता से अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसी अपवर्तनांक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब वास्तविक गहराई और आभासी गहराई पर विचार करते हैं कि वास्तविक गहराई का मतलब कि किसी वस्तु की जो नापी जाने वाली ज्यामितीय गहराई h है यह वास्तविक गहराई है। और अगर किसी वस्तु की गहराई वास्तविक गहराई से कम या अधिक दिखाई देती है तो उसको हम लोग आभासी गहराई कहते हैं। और आभासी गहराई अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। यह जो आभासी गहराई है, यह जो आभासी गहराई है किसके कारण? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अब हम लोग इस पर ध्यान दें कि अगर कोई वस्तु यहां पर है, बिंदु ए पर है, तो ए से जब प्रकाश की किरण चलती है तो ए से यहां तक सघन माध्यम है। और जब यह वस्तु विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, अभिलंब से दूर भाग जाती है। और इस तरह से यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। तो इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसको पीछे की ओर बढ़ाने का प्रयास करते हैं तो क्या देखते हैं कि यहां से
अब ध्यान दीजिए कि यहाँ यह सघन माध्यम और यहाँ से प्रकाश की किरण इस दिशा में चलती है। यह यहाँ तक A से B की ओर चलती है और B पर अपवर्तन होता है और C की दिशा में निकल जाती है। अब इसके बढ़ी हुई भुजा को हम नीचे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि अब A पर वस्तु न दिखाई दे करके A डैश पर दिखाई देता है और A डैश H डैश इसकी जो है वास्तविक नहीं आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई इसका जो है A H है और आभासी गहराई A डैश H डैश और अपवर्तनांक ये। अब हम लोग ध्यान दें कि इसी आभासी गहराई के कारण बर्तन की तली पर रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब इसके संबंध की बात करते हैं तो अपवर्तनांक गुने आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई। अपवर्तनांक बराबर H बट्टे H डैश अर्थात वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बराबर अपवर्तनांक गुने आभासी गहराई। आभासी गहराई बराबर अपवर्तनांक गुने वास्तविक गहराई बट्टे अपवर्तनांक। अब यहां पर विचार किया जाए कि यह लेयर A B C D तथा E A B C D तथा E माध्यम A का अपवर्तनांक। अगर इसको हम व्यवस्थित ढंग से सजा करके लिखें तो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका माध्यम A माध्यम A माध्यम B C D और E। A का अपवर्तनांक μ1 है और ऊंचाई h1 है। वास्तविक गहराई या ऊंचाई h1 है। B का अपवर्तनांक μ2 है। वास्तविक गहराई या ऊंचाई h2 है। माध्यम C का अपवर्तनांक μ3 है। वास्तविक गहराई या ऊंचाई h3 है। माध्यम D का अपवर्तनांक μ4 है। वास्तविक गहराई या ऊंचाई h4 है। माध्यम E का अपवर्तनांक μ5 है। वास्तविक गहराई या ऊंचाई h5 है।
अब कहता है कि अगर सबसे निचले तली ई के तली पर कोई वस्तु रखा हुआ है और प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, तो इस प्रेक्षक को कितनी ऊंचाई पर यह वस्तु दिखाई देगा, अर्थात इसकी आभासी ऊंचाई क्या होगी। तो आभासी गहराई, आभासी गहराई आभासी गहराई एच डैश बराबर भिन्न भिन्न माध्यम का गहराई बटे उस माध्यम के अपवर्तनांक के योग के बराबर होगा। अब हम लोग ऐसे प्रश्न का जवाब उदाहरण के रूप में पढ़ें कि वायु, जल, तेल तथा कांच के नीचे एक सिक्का पड़ा है, सिक्का पड़ा है। यदि वायु, जल, तेल तथा कांच की मोटाई तथा अपवर्तनांक क्रमशः क्रमशः 16 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है।
1.2, 1.3, 1.4 तथा 1.5 है। तो ऊपर से वह सिक्का प्रेक्षक को कितनी आभासी गहराई पर दिखाई देगा। अब प्रश्नानुसार पर चलना है। प्रश्नानुसार इसमें एक तरफ का वायु जल तेल कांच, यह 4 माध्यम है। ये 4 माध्यम है। अब इस माध्यम का गहराई H और अपवर्तनांक वायु की गहराई 16 सेंटीमीटर, जल की गहराई 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तेल का और कांच का 24 सेंटीमीटर। और म्यू एयर कितना है 1.2, म्यू वाटर 1.3, म्यू ऑयल 1.4, म्यू ग्लास 1.5। यह एयर की गहराई है
यह वाटर की गहराई है, ऑयल की गहराई है और ग्लास की गहराई है। अब इसी को हम व्यवस्थित ढंग से इसमें समझाने का प्रयास करें। तो अब इसमें कुल गहराई जो है, यह कुल गहराई 6, 8, 14 और 4, 18। उसके बाद 3, 2, 5, 1, 6 68 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो गहराई या ऊंचाई है यह 68 सेंटीमीटर है। तो 68 में 20 सेंटीमीटर यह कांच की बात है। उसके बाद 18 सेंटीमीटर यह तेल की बात है और 10 सेंटीमीटर यह 10 सेंटीमीटर जल की बात है और 16 सेंटीमीटर वायु की बात है। अब एच जी का मान 24 सेंटीमीटर है। एच ओ का मान 18 सेंटीमीटर है। एच डब्ल्यू का मान 10 सेंटीमीटर है। एच ए का मान 16 सेंटीमीटर है। अब इसके अपवर्तनांक की भी बात भी हम कर लेते हैं। म्यू एयर बराबर 1.2, म्यू वाटर बराबर 1.3, म्यू ऑयल बराबर 1.4, म्यू ग्लास बराबर 1.5। अब हम इसके सूत्र पर चलते हैं। सूत्र में हम लोग पढ़े हैं आभासी गहराई एच डैश बराबर एच ए बटे म्यू ए प्लस एच डब्ल्यू बटे म्यू डब्ल्यू प्लस एच ओ बटे म्यू ओ प्लस एच जी बटे म्यू जी। अब सभी के मान को रखते हैं। वायु का 16 बटे 1.2 प्लस इसका एच डब्ल्यू का 10 बटे 1.3 प्लस एच ओ का
HO का 18/1.4 और इसका 24/1.5। अब हम लोग सबसे पहले सभी दशमलव को हटा दें तो 160/12 प्लस 100/13 प्लस 180/14 प्लस 240/15। अब हम लोग और सरल करने का प्रयास करें तो यह है 3 चौके 12 और 40, इसमें नहीं कटेगा। 90 दूना 180 और 7 दूना 14। 3 पचे 15, 5 तिया 15, 8 तिया 24। यह है 5 तिया 15 और 8 तिया 24। तो यह मान 40/3, 100/13, 90/7 और 30। इससे इसको काट देंगे तो 6 हो जाएगा। 15 इकाई 15 इकाई 15 और 15 तो इस तरह से 15 इकाई 15 और यह हो जाएगा 100। तो इसका मान हो जाएगा यह मान इससे यह 16 बार में कट जाए तो यह मान हमारा यह 16 हो जाएगा। अब इसको भी हम प्रयास करके सरल करने का प्रयास करें तो इसको जब हम लोग सरल करेंगे तो 40/3 प्लस 100/13 प्लस 90/7 प्लस
16 तो 49, इसको हम सरल करेंगे तो कुल मान 49.88 सेंटीमीटर के आसपास आता है। तो इस तरह से हम लोग अपवर्तनांक और अपवर्तनांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त किए और आशा और उम्मीद की जाती है कि यदि सूत्र पर ध्यान दिया जाएगा तो बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग सीख सकेंगे। धन्यवाद।